दोस्तों नमस्कार। उम्मीद कर रहा हूं आप सब लोग अच्छे होंगे। कैपेसिटेंस एंड कैपेसिटर चैप्टर का आज हमारा 11th एपिसोड है। लास्ट एपिसोड में हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को समझ रहे थे और उसमें हमने डाइलेक्ट्रिक को इंट्रोड्यूस किया था। तो कैसे हम डाइलेक्ट्रिक को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग उसका हमने कैपेसिटेंस कैलकुलेट किया था। आज का जो एपिसोड है वो उसी की कंटिन्यूटी में रहेगा। कुछ और नई प्रॉब्लम्स को डिस्कस करते हैं, कुछ और नई सिचुएशंस को देखते हैं। जरा देखिए, मेरे पास एक सिचुएशन है जिसमें हमारे पास एक दो कंडक्टर दे रखे हैं, दो पैरेलल प्लेट्स लगा रखी हैं और उनके बीच की जो डिस्टेंस है वो है d और प्लेट्स का जो एरिया है वो है a। और यहां पे आपको दे रखा है एरिया की वैल्यू मच मच ग्रेटर देन d। एरिया जो है वो डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट से काफी बड़ा है। यहां पे जो पोजीशन है प्लेट की वो 0 है, y मैं ले रहा हूं y इक्वल टू 0 और यहां पे y इज इक्वल टू d दे रहा हूं। मतलब इधर मेरा y इंक्रीज हो रहा है। दूसरा, इसके अंदर डाइलेक्ट्रिक डाला गया है और जो डाइलेक्ट्रिक इसके अंदर डाला गया है उसकी जो परमिटिविटी है वो चेंज हो रही है, वो कांस्टेंट नहीं है। जब देखिए यहां पे जो परमिटिविटी है वो मेरी मान लीजिए ε1 है इस सरफेस पे और इस सरफेस तक ε2 हो गई है परमिटिविटी। इसका मतलब लीनियरली जो डाइलेक्ट्रिक है उसकी परमिटिविटी बढ़ रही है, ऐसे मान लेता हूं। जरा देखिए, ये मेरा डाइलेक्ट्रिक है इसके बीच में और इसका जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो आपका कांस्टेंट नहीं है। वैसे तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोलते हैं, तो वर्ड में ही कांस्टेंट वर्ड है, बट डाइलेक्ट्रिक जो है वो चेंज हो रहा है मेरा y के साथ। मुझे बताना है इसका कैपेसिटेंस क्या होगा। तो कैपेसिटेंस कैसे निकालें? तो कैपेसिटेंस के लिए आप जानते हो Q बाई V नोट करते हैं हम लोग। Q इज द चार्ज ऑन द प्लेट्स एंड V नोट इज द पोटेंशियल डिफरेंस। तो मैं एक काम करता हूं, मैं इसके ऊपर एक चार्ज दे देता हूं। मैं थोड़ा डिफरेंट कलर का इस्तेमाल कर रहा हूं और मान लीजिए यहां पे मैंने कोई Q चार्ज दे दिया इसके ऊपर। तो बिजली यहां पे Q है तो यहां पे आपका -Q चार्ज आ जाएगा इनर साइड पे, ठीक है। तो Q तो मुझे पता चल गया। सोचिए, मैंने Q दे दिया अलग से फ्री चार्ज प्लेट के ऊपर। इससे अब पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा Q से। Q डिवाइड बाय दैट पोटेंशियल डिफरेंस इज द कैपेसिटेंस ऑफ दिस स्ट्रक्चर, ठीक है। तो अब जरा देखिए पोटेंशियल डिफरेंस कैसे कैलकुलेट करेंगे। पोटेंशियल डिफरेंस के लिए आपको करना होगा E डॉट dl और आपको 0 से लेकर d तक जाना होगा। तो पोटेंशियल एट d माइनस पोटेंशियल एट 0, ये जो आएगा ये पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा V नोट के बराबर। तो उसके लिए लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड होती है सिग्मा बाई एप्सिलॉन नोट अगर वैक्यूम होता तो, और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट अगर फिक्स होता मेरा एप्सिलॉन नोट पे। क्योंकि वैक्यूम होता या एयर होती तो उसकी परमिटिविटी तो फिक्स होती है एप्सिलॉन नोट ही, तो ठीक होता भाई। बट प्रॉब्लम यहाँ पे ये आ गई कि एक तो ये एप्सिलॉन नोट, यहाँ पे परमिटिविटी एप्सिलॉन नोट नहीं है, दूसरा आपको सिग्मा भी चाहिए। तो सिग्मा की वैल्यू तो चलो आ जाएगी, सिग्मा आ जाएगा मेरे पास Q बाई A। Q इज द चार्ज ऑन द प्लेट, जो इस प्लेट के ऊपर चार्ज है वो Q हो गया। A इज द एरिया और एप्सिलॉन नोट की जगह पे एप्सिलॉन आ जाएगा जो कि Y पे डिपेंड कर रहा है। अब सबसे पहले हम इस एप्सिलॉन को ही देखते हैं कि कैसे ये Y पे डिपेंड कर रहा है। ये मेरी Y एक्सिस हो गई और इधर मेरा एप्सिलॉन हो गया। तो हमने देखा कि y इज इक्वल टू 0 पे परमिटिविटी की वैल्यू है ε1 और y इक्वल टू d पे परमिटिविटी की वैल्यू है ε2। यहां पे है ε2 और परमिटिविटी लीनियरली इंक्रीज हो रही है ऐसे, ठीक है। परमिटिविटी लीनियरली इंक्रीज हो रही है। तो अगर मैं परमिटिविटी को बताऊं कि उसकी इक्वेशन क्या बनेगी, तो सबसे पहले मुझे इसका स्लोप चाहिए ε2 माइनस ε1 डिवाइड बाई d। ये तो मेरा स्लोप आ गया, इनटू y कर दो, प्लस क्या हो जाएगा y इज इक्वल टू 0 पे ε1 होनी चाहिए ना, तो यहां पे ε1। जरा देख लीजिए भाई, ये बन गया। इस तरह से मेरा परमिटिविटी का एक्सप्रेशन आएगा। अब जरा देखिए, अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड को निकालूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इक्वल टू, चलो मैं डायरेक्शन तो खैर मुझे पता ही है, तो ये बन जाएगा Q बाई A डिवाइड बाई ε2 माइनस ε1 अपॉन d इंटू वाई प्लस ε1। ये मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई है और डायरेक्शन अगर आप देखोगे तो आएगी माइनस जे कैप, नीचे की तरफ आएगी दोस्तों। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो डाउनवर्ड आएगी। ये मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी। अब निकालते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस में डॉट प्रोडक्ट लेना पड़ेगा। डॉट प्रोडक्ट कैसे लेंगे? E डॉट dl। तो E मेरा माइनस जे कैप की तरफ है, dl मेरा जो है वो dy जे कैप की तरफ आएगा। dl को dy जे कैप लिखेंगे। वैसे तो dl के अंदर dx dy dz तीनों ही होते हैं, बट डॉट प्रोडक्ट जो आएगा वो केवल y कैप कंपोनेंट के साथ ही तो आएगा। तो इसका मतलब है ये जो डॉट प्रोडक्ट आएगा ये नेगेटिव आएगा और एक नेगेटिव मेरा बाहर है
तो अल्टीमेटली ये पॉजिटिव बन जाएगा। मतलब वी नोट की जो वैल्यू अगर मैं लिखूंगा तो बनेगी इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू d, और ये बन जाएगी q बाई ए डिवाइड बाई एप्सिलॉन 2 माइनस एप्सिलॉन 1 डिवाइड बाई d इंटू वाई प्लस एप्सिलॉन 1। ठीक है, ये मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई भाई। ठीक है, ये मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई इंटू डी वाई, और ये मैंने पॉजिटिव लिखा है, ध्यान दीजिएगा, नेगेटिव साइन हट गया मेरा। मुझे अब इसको सोल्व करना है, ये मेरा पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा। तो चलिए इसको जरा सोल्व कर लेते हैं पहले। q बाई ए, ये तो ऊपर था, और यहां से d मेरा ये ऊपर आ गया। इंटीग्रेशन के अंदर जरा देखिए क्या आएगा। इंटीग्रेशन के अंदर आएगा 1 डिवाइड बाई एप्सिलॉन 2 माइनस एप्सिलॉन 1 इंटू वाई प्लस एप्सिलॉन 1 इंटू डी। एक बार चेक कर लो भाई, 0 से लेके d तक। मेरे हिसाब से ये ठीक होना चाहिए, मेरे हिसाब से ठीक है भाई। ठीक है, अब इसको जरा सोल्व करते हैं। इसको कैसे सोल्व करोगे, इसको पूरे को p मान लो इंटू वाई प्लस एप्सिलॉन 1 इंटू डी, इसको आप p मान लो। तो यहां से dy की जो वैल्यू आएगी, इट कम्स आउट टू बी dp डिवाइड बाई एप्सिलॉन 2 माइनस एप्सिलॉन 1। ये मेरे पास dp की वैल्यू आ गई है। ठीक है, अब अगर मैं इसके लिमिट के अंदर डालूंगा तो v नोट की जो वैल्यू आएगी, इट कम्स आउट टू बी क्यू डी अपॉन ए इंटीग्रेशन 1 बाई पी। इसकी जगह p कर दिया, और dy की जगह पे क्या कर दिया, dp डिवाइड बाई एप्सिलॉन 2 माइनस एप्सिलॉन 1। सही है भाई। अब आइए लिमिट के ऊपर, लिमिट क्या डालेंगे जरा देखिए। जब y की वैल्यू 0 करोगे तो p की वैल्यू आएगी एप्सिलॉन 1 इंटू डी, और जब y की वैल्यू d पुट करोगे तो आएगा एप्सिलॉन 2 इंटू डी, p की वैल्यू। अब जब आप इसको सोल्व करोगे तो ये बन जाएगा क्यू डी अपॉन ए, नीचे आ जाएगा एप्सिलॉन 2 माइनस एप्सिलॉन 1। ठीक है, ये आ गया, और ये बन जाएगा एल पी। अब एल पी में जब आप अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट डालोगे तो एप्सिलॉन 2 बाई एप्सिलॉन 1 आ जाएगा यहाँ पे। एक बार जरा देखिए भाई, ये बन जाएगा, ये मेरे पास पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा। ओके, पोटेंशियल डिफरेंस आ गया। अब आइए क्यू। क्यू क्या होगा, क्यू होगा, क्यू तो क्यू ही दे रखा है ना भाई, मैंने क्यू तो दे ही रखा है क्यू। ठीक है, तो कैपेसिटेंस की वैल्यू डायरेक्टली निकाल लेते हैं। कैपेसिटेंस विल बी इक्वल टू क्यू बाई वी नॉट। जब आप इसको सोल्व करोगे तो वी नॉट को डिवाइड करोगे भाई क्यू को, क्यू को वी नॉट से डिवाइड करोगे तो अल्टीमेटली मेरे पास जो आएगा आंसर वो आएगा ए एप्सिलॉन 2 माइनस एप्सिलॉन 1 डिवाइड बाई डी इंटू एल एन एप्सिलॉन 2 बाई एप्सिलॉन 1। ये मेरे को कैपेसिटेंस की वैल्यू निकल के आएगी। और आप देख सकते हो इंडिपेंडेंट है क्यू एंड वी पे, ये एरिया पे डिपेंड कर रही है, डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स एंड परमिटिविटी पे डिपेंड कर रही है। ठीक है, अच्छा एक चीज और आप इसमें ध्यान दीजिएगा, हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे रहेगी। यहां पे अगर आप यहां पे कोई लेवल लेते हो, सोचिए मैंने यहां पे कोई लेवल ले लिया, एक लेवल ये ले लिया। अब इस लेवल पे हर जगह जो परमिटिविटी की जो वैल्यू है वो हर जगह सेम है। थोड़ा दूसरा लेवल लोगे तो यहां पे परमिटिविटी वैल्यू हर लेवल पे, मतलब हर पॉइंट पे, इस लाइन के ऊपर हर पॉइंट पे परमिटिविटी सेम है। इसका मतलब परमिटिविटी वाई के साथ चेंज हो रही है, एक्स में चेंज नहीं हो रही। तो आप ये कह सकते हो कि यहां पे डाइलेक्ट्रिक जो है उसकी लेयर बाय लेयर जुड़ी हुई है। ऐसे जो मटेरियल है उसकी लेयर बाय लेयर जुड़ी हुई है जिनका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट अलग अलग है, हर लेयर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट अलग अलग है। ऐसी पतली पतली लेयर जो है वो इसमें जुड़ी हुई है। ठीक है, तो ऐसे तो आप ये कह सकते हो फिर तो सर इनसे इलेक्ट्रिक फील्ड पे तो फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड हर पॉइंट पे नॉर्मली रहेगी हर लेयर के। तो जो आपने लास्ट एपिसोड में पढ़ा था इस तरह की सिचुएशन जिसमें ऐसे ऐसे दो डाइलेक्ट्रिक हमने डाल रखे थे, इसी में यहाँ पे मल्टीपल डाइलेक्ट्रिक ऐसे ऐसे फंसा दिए हैं जिनकी परमिटिविटी अलग अलग है, उसी का एक डिफरेंट सिचुएशन बना दी है। और यहाँ पे भी आप कैपेसिटेंस को कैलकुलेट कर सकते हो। आप ये कह सकते हो कि पतले पतले स्मॉल स्मॉल जो कैपेसिटेंसेस हैं, डीसी को आप स्मॉल कैपेसिटेंस बोल सकते हो। ऐसे ऐसे स्मॉल स्मॉल कैपेसिटेंस जो है वो सीरीज में लगा रखे हैं और उससे हमने रिजल्टेंट कैपेसिटेंस जो है वो निकाल दिया है। इसको आप इस तरह से भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, और जो ये तरीका हमने देखा इस तरीके से भी आप इसको सोल्व कर सकते हो। मुझे उम्मीद है आपको समझ आया। चलिए अब एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं। असल में मैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर से अब थोड़ा सा एक स्टेप आगे चलना चाह रहा हूं। वैसे अभी मैं और भी प्रॉब्लम्स डिस्कस करना चाह रहा था पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की, जिसमें इंक्लाइन प्लेट्स होती हैं, मतलब एक प्लेट से दूसरी प्लेट कुछ एंगल पे लगा दी है, या डाइलेक्ट्रिक जो है वो हमने थोड़ा सा इंक्लाइन कर दिया है। तो वो प्रॉब्लम हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे, अभी नहीं, आगे चल के थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। अभी मैं चाह रहा हूँ कुछ सिलेंड्रिकल कैपेसिटर के ऊपर प्रॉब्लम्स ले ली जाए। तो जरा देखिए मेरे पास एक प्रॉब्लम है, उसको जरा डिस्कस करते हैं।
और प्रॉब्लम कुछ इस तरह की है कि ऐसे मेरे पास एक सिलेंड्रिकल कैपेसिटर है और इस कैपेसिटर की इनर रेडियस जो है आर आई वो आपको दे रखी है ए एंड आउटर रेडियस जो दे रखी है वो दे रखी है बी। और आपको ये दे रखा है कि b माइनस ए, मतलब ये जो गैप है ना इनके बीच का, ये मच मच लेस है हाइट से। हाइट इसकी h मान लो, हाइट इसकी h मान लो, ठीक है, उससे काफी लेस है। सो दैट बेसिकली जब आप इस पे पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करोगे तो जो फ्रिंजिंग फील्ड आएंगी वो हम नेग्लेक्ट कर सकें, इसलिए ये अजम्पशन लिया गया कि दोनों के बीच का जो गैप है ना वो बहुत कम है। हमने क्या किया, हमने इस इनर कंडक्टर को V नोट पोटेंशियल पे कर दिया और आउटर कंडक्टर को हमने ग्राउंड कर दिया है। तो इनके बीच में क्या आ गया बताओ जरा, इनर कंडक्टर एंड आउटर कंडक्टर के बीच पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया और उससे हमारे पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सेटअप हो गई है फ्रॉम इनर कंडक्टर टू आउटर कंडक्टर रेडियली आउटवर्ड। रेडियली आउटवर्ड हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहां पे सेटअप हो गई है। सवाल क्या है, फाइंड कैपेसिटेंस C if electric field at inner radius is minimum। इनर रेडियस पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो मेरा मिनिमम होना चाहिए, ये आपको दे दिया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनर रेडियस पे मिनिमम होने के लिए अगर है तो C की वैल्यू आपको बतानी है कि C की वैल्यू मुझे क्या लेनी होगी। तो उसको जरा समझते हैं। यहां पे अगर मैं ये मान लूं कि भाई जैसे हमने इसके ऊपर V नोट पोटेंशियल दिया तो जो चार्ज आएगा वो लैम्डा कूलम पर मीटर, ऐसे मान लीजिए चार्ज आ गया इस सरफेस के ऊपर, ठीक है, पर यूनिट लेंथ मान लीजिए लैम्डा कूलम चार्ज आ गया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी डिस्टेंस r क्या होगी, यहां से आप गॉस लॉ से निकाल सकते हो, वो आएगी लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r रेडियली आउटवर्ड। ये मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी यहां पे। और इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए क्या आएगी फिर बताइए, इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए आएगी लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट a। ये बनेगी इलेक्ट्रिक फील्ड। मुझे इसको मिनिमाइज करना है, लैम्डा की वैल्यू अपने को पता नहीं है तो लैम्डा को एक काम करते हैं V नोट की टर्म से निकालते हैं, क्योंकि V नोट आपको फिक्स दे दिया है, यहां पे V नोट है और यहां पे 0 है, ये फिक्स दे रखा है। तो क्यों ना इलेक्ट्रिक फील्ड को V नोट की टर्म्स में निकालें, ठीक है। तो वो कैसे निकालोगे, एक काम करते हैं, यहां से V नोट निकालते हैं सबसे पहले। V नोट इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन E डॉट dl 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r dr, ठीक है। E डॉट dl कर दो ना, dl का केवल dr कंपोनेंट इसके साथ डॉट प्रोडक्ट देगा, ये आ जाएगा। और r की वैल्यू मैं b से लेके a तक कर रहा हूं, तो फाइनल पोटेंशियल एट a माइनस पोटेंशियल एट b करोगे तो V नोट के बराबर ही आएगा। और इसकी वैल्यू जब आप सोल्व करोगे तो आएगा लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट ln r, और नीचे है b, ऊपर है a विद माइनस साइन, ठीक है। एक बार जरा देख ले भाई, जब इसको आप सोल्व करोगे तो बन जाएगा लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट ln b बाई a। ये मेरे पास क्या आ जाएगा, पोटेंशियल V नोट। अब यहां से अगर आप ध्यान से देखें तो लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या हो गई है, इसकी वैल्यू आ गई हमारे पास V नोट अपॉन ln b बाई a। ये मेरे पास इसकी वैल्यू निकल के आ गई है लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट की। तो एक काम करता हूं मैं यहां पे लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू पुट कर देता हूं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए जो आएगी वो V नोट की टर्म्स में हमने निकाल ली a ln b बाई a। ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई है दोस्तों। अब मुझे इसको मिनिमाइज करना है, अब मुझे इसको मिनिमाइज करना है। तो कैसे इसको मिनिमाइज करेंगे जरा देखिए, मेरे पास a ln b बाई a दे रखा है, मुझे इसको मिनिमाइज करना है। तो इसको मैं डेरिवेटिव ले लेता हूं a के रेस्पेक्ट में, मतलब मुझे ये बताना है भाई a की वैल्यू क्या हो, a और b के बीच क्या रिलेशन हो कि ये मैक्सिमम आ जाए, क्योंकि अगर ये मैक्सिमम होगा ना तो फिर ये आपका मिनिमम आ जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड एट a जो है वो मिनिमम आ जाएगी अगर मेरा ये क्वांटिटी मैक्सिमम हुई। तो मुझे इसको मैक्सिमाइज करना है। अब इसको मैक्सिमाइज करने के लिए मैं एक काम करता हूं, इसका a के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव ले लेता हूं, तो ये बनेगा ln b बाई a प्लस a अपॉन b बाई a, यहां पे ले लो, इनटू क्या हो जाएगा बताओ जरा, माइनस b बाई a स्क्वायर, और बराबर की इधर 0। मैंने इसका डेरिवेटिव ले लिया, एक बार डेरिवेटिव चेक कर लो भाई सही लिखा है क्या।
बी से बी कट गया, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट गया, यहाँ पे -1 आ गया, बराबर के उधर जाके +1 हो जाएगा। तो ln b बाई ए जो आएगा वो आपका 1 बन जाएगा। इसका मतलब है b बाई ए की वैल्यू जो है वो e के बराबर आएगी। तो a जो आएगा या b जो आएगा, आप ये कह सकते हो, जो आउटर रेडियस जो बनेगी दैट विल बी a इंटू ई। इसका मतलब मुझे इनर और आउटर रेडियस के बीच का रिलेशन पता चल गया, सो दैट इसके सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड मेरी मिनिमम पॉसिबल हो। ठीक है, अब ये पता चल गया। अब उसके बाद हम सी निकाल सकते हैं। बी और ए की रिलेशन आ गई, अब सी निकालना हमारे लिए आसान हो जाएगा, क्योंकि सी क्या होता है? सी होता है जो चार्ज इसके ऊपर है डिवाइड बाय पोटेंशियल डिफरेंस। और चार्ज क्या है? चार्ज हमारा लैम्डा इंटू एच कर दो। ठीक है, तो अगर मैं कैपेसिटेंस की वैल्यू निकालूं तो कैपेसिटेंस बनेगा Q बाई वी नॉट। और Q क्या है मेरा? Q है लैम्डा इंटू एच डिवाइड बाई वी नॉट। वी नॉट की वैल्यू क्या है? वी नॉट की वैल्यू है हमारे पास ये लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट ln b बाई ए। ln b बाई ए, b बाई ए की वैल्यू e है, तो ln e बन जाएगा यहाँ पे। और ln e मेरा 1 होता है। ठीक है, एक बार जरा चेक कर ले, लैम्डा से लैम्डा कट गया तो क्या आ जाएगा? 2 पाई एप्सिलॉन नॉट h, और नीचे ln मेरा ln e की वैल्यू मेरी 1 है। तो ये मेरा कैपेसिटेंस आ जाएगा भाई, ये मेरी कैपेसिटेंस की वैल्यू होगी। ठीक है, तो देखो कितना आसान प्रॉब्लम थी, और कंडीशन आपने पहले सेटिस्फाई की। ई को, ई ए को, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस इनर रेडियस हैज टू बी मिनिमम। इसको पहले मिनिमाइज करना है। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ मिनिमम इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी? अगर इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए की मिनिमम वैल्यू क्या होगी, अगर ये निकालना हो तो क्या करोगे? इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या है बताओ? इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ये आई थी हमारे पास, ये वैल्यू थी। इसमें b बाई ए को आप e के बराबर कर दो तो ये बन जाएगा v नॉट बाई ए। v नॉट बाई ए जो है वो मिनिमम इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी इसके सरफेस पे, इनर रेडियस पे। इनर रेडियस पे जो सरफेस, कंडक्टिंग सरफेस लगा हुआ है, वहां पे मिनिमम इलेक्ट्रिक फील्ड की ये वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है आपको ये समझ आया कि किस तरह से ऐसी प्रॉब्लम को हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, ऐसी प्रॉब्लम को हम सोल्व करेंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब एक और प्रॉब्लम को देखते हैं, जरा देखिएगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम को देखते हैं। सिलेंड्रिकल कैपेसिटर पे ही रहते हैं अभी, और अब जो है, अब मैं एक और प्रॉब्लम को डिजाइन कर रहा हूं। जरा देखिए, प्रॉब्लम कुछ इस तरह की है कि मेरे पास इस तरह की एक सिचुएशन ले रहा हूं जिसमें मैं आपको टॉप व्यू दिखा रहा हूं। सिलेंड्रिकल कैपेसिटर है और मैंने क्या किया है, मैं उसकी टॉप व्यू बना रहा हूं। जरा देखिए, ये है मेरे इनर रेडियस a मान लो, और ये है मेरी आउटर रेडियस b मान लेते हैं। ये दो कंडक्टर लगे हुए हैं भाई। ठीक है, और एक काम और कर देते हैं, इसकी लेंथ को l ले लेते हैं। ऐसे ये सिलेंडर है, अगर आप साइड व्यू देखोगे ना तो ऐसे सिलेंड्रिकल कैपेसिटर बना हुआ, दो कंडक्टर ऐसे लगे हुए हैं भाई। ठीक है, दो कंडक्टर कुछ इस तरह के लगे हुए हैं। इसके लेंथ को मैं l ले लेता हूं, टोटल लेंथ जो है उसको l ले लेता हूं, और b माइनस a की जो वैल्यू है वो आपकी मच लेस देन है l से। ये आपको दे रखा है। हमने क्या किया हुआ है, हमने इसके अंदर एक डाइलेक्ट्रिक डाला हुआ है। इसका जो एक हाफ है इधर वाला, उसमें एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर की वैल्यू एप्सिलॉन 1 दे रखी है, और इधर एप्सिलॉन 2 है। मतलब एक हिस्से में पूरा हमने इसको दो हिस्सों में कट कर रखा है, दोनों हिस्सों में डाइलेक्ट्रिक अलग अलग है। एप्सिलॉन 1 क्या है बताओ जरा? एप्सिलॉन 1 है मेरे पास एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन R1। ये इस हिस्से का जो भी इसमें डाइलेक्ट्रिक डाला होगा उसका परमिटिविटी दे रखी है आपको। ठीक है, और एप्सिलॉन 2 जो है वो एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन R2 हो गई होगी। आपको इसका कैपेसिटेंस बताना है, आपको निकालना है इसका कैपेसिटेंस क्या होगा, इसका कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या होगी। ये कैसे कैलकुलेट करें, ये आपको बताना है। L लेंथ है इसकी। अब प्रॉब्लम अगेन इंटरेस्टिंग है, जरा देखिएगा। अगर आप इस इंटरफेस पे फोकस करें तो इंटरफेस के जस्ट इधर और जस्ट इधर इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो टेंजेंशियल होगी इस इंटरफेस के। क्योंकि यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड आएगी और यहां पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड आएगी। अच्छा, मैं एक काम और कर रहा हूं भाई, चलो कोई नहीं ठीक है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली, मतलब ये है कि इनर को अगर मैं पॉजिटिव मान लूं, सोचिए अगर मैं इनर कंडक्टर को पॉजिटिव मान लूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड मेरी रेडियली आउटवर्ड आएगी यहां पे और यहां पे। और क्योंकि ये इंटरफेस के टेंजेंशियल है दोनों तरफ, तो टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहना चाहिए? सेम। तो आप ये कह सकते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड इन मीडियम 1 विच इज डिपेंडेंट ऑन R
इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इन मीडियम 2। दोनों बराबर ही आएंगी भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों तरफ बराबर आएंगी, लेकिन सवाल यह आएंगी क्या, इसकी वैल्यू कैसे कैलकुलेट करें, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को कैसे कैलकुलेट करें। यहां पे दोनों ही रीजन में, इधर और इधर रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर आएगी। क्यों बराबर आएगी? क्योंकि आपने मीडिया इंटरफेस के दोनों तरफ देखा है, बाउंड्री कंडीशन से इसको देखा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों तरफ टेंजेंशियल है इंटरफेस के, बराबर होगी। वो कितनी होगी अब वो जरा कैलकुलेट करते हैं। उसको आप कैसे कैलकुलेट करोगे? गॉस लॉ से लगाएंगे। अब गॉस लॉ कैसे लगाओगे जरा देखिए। यहां पे मैं एक गॉसियन सरफेस ले लेता हूं, ठीक है, यहां पे मैं एक गॉसियन सरफेस ले लेता हूं और मैं मान लेता हूं कि यहां पे मेरा लैम्डा कूलम पर यूनिट लेंथ चार्ज हमने दे रखा है। इसके ऊपर लैम्डा कूलम पर यूनिट लेंथ चार्ज रखा हुआ पूरा टोटल। ऑब्वियसली वो जो चार्ज है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट नहीं है, एक तरफ वो ज्यादा चार्ज होगा, दूसरी तरफ कम चार्ज होगा। टू मेंटेन द इलेक्ट्रिक फील्ड सेम, दोनों रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड को सेम मेंटेन करने के लिए चार्जेस जो है वो अलग अलग जोन में अलग अलग होंगे, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे जरा देखिए। अब हम गॉस लॉ लगाते हैं और गॉस लॉ में डी के ऊपर लगा रहा हूं, डी डॉट डी एस इक्वल टू क्यू एनक्लोज्ड। हम जानते हैं कि इस तरह से हम डी डॉट डी एस पे ऐसे लगा सकते हैं। अब जरा देखिए, सबसे पहले मुझे D1 बताइए क्या बनेगा। D1 जो कि रेडियली आउटवर्ड होगा, D1 मतलब इस जोन में इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, वो बनेगा एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन R1। तो इसको सीधा एप्सिलॉन 1 लिख देता हूं, एप्सिलॉन 1 इनटू ER लिख देता हूं मैं इसको। और D2R जो बनेगा वो क्या बन जाएगा बताओ जरा, वो बन जाएगा एप्सिलॉन 2 ER, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों ही जोन में बराबर है। तो यहां पे ER है, यहां पे भी ER आएगा, इन दोनों को मैं ER के बराबर मान लेता हूं, ठीक है भाई, ER के बराबर मान लेता हूं। तो वो मैंने लिख दिया भाई, ये रेडियली आउटवर्ड है तो ये D भी रेडियली आउटवर्ड होगा। अब एरिया क्या बनेगा, क्लोज्ड सरफेस का एरिया अगर मैं देखूं तो ये बन जाएगा, जरा देखिए इसको अगर मैं सोल्व करूंगा तो बनेगा एप्सिलॉन 1 ER, एप्सिलॉन 1 ER मेरा रेडियली आउटवर्ड है, एरिया भी मेरा रेडियली आउटवर्ड होगा। जो कर्व्ड वाला पार्ट होगा ना, जो कर्व्ड वाला पार्ट होगा वो एरिया लेंगे, तो वो क्या बनेगा, वो आपका बनेगा पाई आर एल। 2 पाई आर एल होता है ना, मैं एक हिस्से का ले रहा हूं भाई, क्योंकि E1 तो मेरा इस तरफ है ना, ये जो E1 आएगा D1 जो है ना उससे E1 बनेगा, E1 को ER लिखा है बट E1 तो केवल इस जोन में ना, तो इसका एरिया जो देखोगे कर्व्ड सरफेस का वो क्या बनेगा, वो बनेगा पाई आर एल, ठीक है, क्योंकि 2 पाई आर एल तो पूरे का होता है भाई, ठीक है ना। तो मुझे एक साइड का चाहिए पाई आर एल, प्लस क्या बन जाएगा बताओ जरा, एप्सिलॉन 2 इंटू ER इंटू पाई आर एल, ठीक है, ये बन गया भाई, ये मेरा डी डॉट डी एस आ गया इक्वल टू क्यू एनक्लोज्ड, क्यू एनक्लोज्ड आएगा लैम्डा इंटू एल। टोटल चार्ज जो है लैम्डा कूलम पर मीटर है। अब हमें ये नहीं पता कि इधर कितना चार्ज है इधर कितना चार्ज है, वो अपने को नहीं पता, ठीक है, तो हमने इस तरह से लिख दिया। अब जरा देखिए, अब यहां से अगर मैं ER को निकालूंगा तो ER की जो वैल्यू आएगी वो बनेगी लैम्डा इंटू एल डिवाइड बाई पाई आर एल, मेरे पास बाहर आ गया और वो बन गया एप्सिलॉन 1 प्लस एप्सिलॉन 2। ये मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई भाई, ठीक है, और रेडियली आउटवर्ड है ऑब्वियसली अगर आप डायरेक्शन 20 में लोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई मेरे पास, चाहे मीडियम 1 की बात करो चाहे मीडियम 2 की बात करो, दोनों तरफ की इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई और वो ये होगी, ठीक है। अब एक काम करता हूं, पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लेता हूं। तो पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकालूंगा, अब तो कहानी आसान होगी भाई, लैम्डा एल डिवाइड बाई पाई आर एल एप्सिलॉन 1 प्लस एप्सिलॉन 2 dr कर देता हूं इंटीग्रेशन माइनस, इंटीग्रेशन कहां से कहां तक देखोगे आप, B से A पे आ जाओ, तो ये बन जाएगा पोटेंशियल एट A माइनस पोटेंशियल एट B, और इसको मैं V नोट लिख देता हूं, ठीक है भाई। तो जब आप इसको सोल्व करोगे तो ये बन जाएगा, L से तो L कट गया ना भाई, ठीक है, एक बार जब देखो L से L तो मेरा यहीं पे कट गया, ठीक है। तो ये क्या आ गया बताओ जरा, ये बन गया लैम्डा अपॉन पाई एप्सिलॉन 1 प्लस एप्सिलॉन 2, ये आ गया भाई, जरा देख लो एक बार, ये तो बाहर आ गया। 1 अपॉन आर बचा, 1 अपॉन आर का क्या बन जाएगा, ln r अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ln b a बाई बी आएगा, माइनस बाहर है तो ln b बाई a लिख देता हूं। दिस इज माई पोटेंशियल डिफरेंस V नॉट, ठीक है। तो अब कैपेसिटेंस क्या होगा, कैपेसिटेंस आ जाएगा टोटल चार्ज डिवाइड बाई पोटेंशियल डिफरेंस, और चार्ज क्या होगा लैम्डा इंटू एल, ये टोटल चार्ज होगा डिवाइड बाई पोटेंशियल डिफरेंस विच इज लैम्डा अपॉन पाई एप्सिलॉन 1 प्लस एप्सिलॉन 2 ln b बाई a, सही है भाई। अब जब देखो लैम्डा से लैम्डा कट गया तो मेरे पास जो कैपेसिटेंस आएगा वो आएगा पाई एल
ε1 प्लस ε2 डिवाइड बाई ln b बाई a, ये बन जाएगा। ठीक है, इस तरह से आप कैपेसिटेंस को निकाल सकते हो, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आ जाएगा। लेकिन एक और तरीका भी है इसका, और वो क्या तरीका जरा देखिए। कुछ लोग बोलेंगे सर देखो भाई जो चार्ज है ना वो हमें ये तो पता है कि वो सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड तो होगा नहीं, टोटल चार्ज हमने दिया है लैम्डा कूलम पर यूनिट लेंथ। ठीक है, तो इसको मैं इधर मान लेता हूं कि भाई इधर कुछ पॉजिटिव चार्ज है और इधर कुछ पॉजिटिव चार्ज है, चार्ज डेंसिटी थोड़ी डिफरेंट होगी, मतलब चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिक नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा? क्योंकि हमें अंदर की इलेक्ट्रिक फील्ड को बराबर मेंटेन करना है, इधर जो रेडियल इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो इधर भी रेडियल इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी। तो इसलिए टोटल जो है वो लैम्डा कूलम पर मीटर है, बट उसमें से लैम्डा 1 इधर आएगा तो लैम्डा 2 कूलम पर मीटर इधर आएगा। दूसरा, यहां से लेके और मतलब ये जो साइड है और ये जो साइड है ये एक कैपेसिटेंस बनाएंगी, और ये जो साइड है दूसरी साइड ये अपना अलग कैपेसिटेंस बनाएगी, इन दोनों के बीच अलग कैपेसिटेंस होगा। और ध्यान से देखो जो इनर प्लेट है इसकी ये वाली और इसकी इनर प्लेट ये वाली, ये दोनों सेम ही है, ये एक ही पोटेंशियल पे है। तो क्यों ना मैं इसका अपना अलग कैपेसिटेंस निकाल लूं और इसका अपना अलग कैपेसिटेंस निकाल लूं और दोनों को क्या कर दूं, पैरेलल में कनेक्ट कर दूं। ठीक है, क्योंकि ये प्लेट और ये प्लेट सेम है, तो दोनों की ये प्लेट और ये प्लेट मैंने सेम कर दी, और दोनों की जो आउटर प्लेट है इसकी और इसकी वो भी सेम है। ठीक है, तो उन दोनों को इकट्ठा कर दिया और ये हमने ऐसे ज्वाइन कर दिया, ये C1 बन गया, ये C2 बन गया। तो इसको मैं C1 लिख देता हूं, इसको मैं C2 लिख देता हूं। तो C1 C2 निकाल के और उनको जरा पैरेलल में ऐड कर देंगे। C1 की वैल्यू क्या होगी? अब C1 की वैल्यू जो आपका सिलेंड्रिकल कैपेसिटर होता है उसमें क्या होती है? उसमें होती है हमारी ये होती है 2 पाई L मतलब पूरी लेंथ होगी 2 पाई L एप्सिलॉन डिवाइड बाई ln b बाई a। मेरे ख्याल से ये होता है कैपेसिटेंस पूरे सिलेंडर का, लेकिन क्योंकि C1 तो आधे सिलेंडर का है तो यहां से ये कर दो और यहां पे एप्सिलॉन 1 कर दो। और C2 की वैल्यू क्या हो जाएगी? C2 की वैल्यू हो जाएगी पाई L एप्सिलॉन 2 डिवाइड बाई ln b बाई a। और क्योंकि दोनों पैरेलल में है तो दोनों को ऐड कर दो, आपके पास यही आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो जब भी आपको सोल्व करना हो एग्जाम में आप इस तरह से सोल्व करोगे, लेकिन अगर आपको अंडरस्टैंड करना है तो आप इस तरह से अंडरस्टैंड कीजिए, क्योंकि मैं सवाल आपसे यह भी पूछ सकता हूं कि बताओ इसके ऊपर क्या चार्ज आएगा, इधर वाले पे क्या चार्ज डेंसिटी होगी, इधर वाले पे क्या चार्ज डेंसिटी होगी। अगर टोटल चार्ज डेंसिटी लैम्डा कूलम पर मीटर है तो आप उसको डिवाइड करो, इधर वाले पे बताओ और इधर वाले पे बताओ पर यूनिट लेंथ क्या चार्ज होगा। तो मैं मान लेता हूं कि इधर लैम्डा कूलम पर यूनिट लेंथ है और इधर लैम्डा 2 कूलम पर यूनिट लेंथ है इधर वाले हिस्से पे, तो लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 क्या बनना चाहिए बताओ? वो आपका लैम्डा के बराबर ही आना चाहिए। सही है। अच्छा, दूसरा लैम्डा 1 से मैं इधर की इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेता हूं r डिस्टेंस अभी। ठीक है, लैम्डा 1 से अगर मैं इधर की इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूंगा तो क्या बनेगी बताओ जरा? वो आपकी बन जाएगी लैम्डा 1 डिवाइड बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r, ये बन जाएगी, और यहां पे एप्सिलॉन 1 बन जाएगा, एप्सिलॉन 1 इंटू r। ये इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाएगी इस तरफ। आप बोलोगे सर ये तो पूरे सिलेंडर की वजह से होती ना, आपने तो केवल इतने हिस्से की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली है। जनाब देखो, इतने हिस्से की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे रेडियली आउटवर्ड आ रही है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा सराउंडिंग के चार्ज से। यहाँ पे पॉइंट को समझिए, रेडियली आउटवर्ड ही आ रही है, तो मैं वही फॉर्मूला लगा सकता हूँ, गॉस लॉ लगा सकता हूँ अगेन। जरा देखिए कैसे। भाई मैंने क्या किया, मैंने ये हिस्सा लिया यहां से लेके यहां तक का और यहां से लेके यहां तक का, मुझे इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है। ठीक है, और यहां पे लैम्डा कूलम पर यूनिट लेंथ है। ठीक है, ये है लैम्डा 1 कूलम पर यूनिट लेंथ। मुझे यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगी इस जगह पे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हम कैसे निकालेंगे भाई? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे रेडियली आउटवर्ड ही है, तो इसका मतलब है जो सराउंडिंग का जो चार्ज है इधर वाला, वो इसके ऊपर कोई असर नहीं डाल रहा। इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे सेटअप हुई है एज इफ कि पूरे के पूरे पे कितना है, लैम्डा 1 कूलम है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है यहां पे ऐसे बन रही है एज इफ कि पूरे के ऊपर लैम्डा 1 कूलम है। तो इसके लिए मैं वही फॉर्मूला लगाऊंगा जो पूरे सिलेंडर में आप लगाते हो। ठीक है, विच इज दिस लैम्डा 1 अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन 1 इंटू r, दैट मस्ट बी इक्वल टू लैम्डा 2 जो इधर वाली इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी डिवाइड बाई 2 पाई एप्सिलॉन 2 इंटू r। आप बोलोगे सेम क्यों लगा दिया आपने फॉर्मूला? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन चेंज हुई ही नहीं ना। अगर मैं इतने हिस्से को सिर्फ देखूं, अगर सिर्फ ये आइसोलेटेड सिर्फ इतना हिस्सा होता तो इलेक्ट्रिक फील्ड ये ना होती जो अभी आपने लिखी है। अगर मैं बोलता बताओ हाफ सिलेंडर की वजह से यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगी, इनफाइनाइट लेंथ का हाफ सिलेंडर है उसकी वजह से यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगी, अगर वो मैं निकालता तो क्या पता आपका आंसर डिफरेंट होता।
ठीक है। लेकिन अब मैं क्या मान रहा हूं, अब मैं सेम वही फॉर्मूला यूज कर रहा हूं जो पूरे सिलेंडर की वजह से, पूरे सिलेंडर पे अगर लैम्डा 1 होता और मैं बोलता बताओ इसके ऊपर यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, अगर इसके ऊपर लैम्डा 1 कूलम पर यूनिट लेंथ है तो आप गॉस लॉ लगा के आप निकाल लेते और वो आती लैम्डा 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। लेकिन अगर मैं इसको आधा कर दूंगा तो क्या होगी, तब भी क्या यही आएगी क्या? तो सवाल उसके लिए, उसको सोल्व करने के लिए वैसे तो उसका डिफरेंट आइडिया होगा, बट मैं ये कह रहा हूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड पे जो वेरिएशन है वो तो कुछ हुआ ही नहीं। इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे बिहेव कर रही है एज इफ कि वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये वैसी ही है जैसे कि ये पूरा होता। उस केस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वही आएगी, तो मैं वही फॉर्मूला फिर यूज कर रहा हूं भाई, ठीक है। तो इसलिए मैं ये लगा रहा हूं, ध्यान दीजिएगा भाई, कंफ्यूज नहीं होना यहां से। तो यहां से अब क्या बन गया, यहां से मेरे पास बन गया लैम्डा 1 अपॉन एप्सिलॉन 1 इज इक्वल टू लैम्डा 2 अपॉन एप्सिलॉन 2। ये रिलेशन आ गई भाई। एक रिलेशन मेरे पास ये है और एक रिलेशन ये है। अब यहां से आप लैम्डा 1 लैम्डा 2 को अलग अलग निकाल सकते हो, या एक और तरीका भी है, आपके पास दो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर आ गए, ठीक है। टोटल चार्ज कितना है, लैम्डा इंटू एल। इसके ऊपर Q1 है और इसके ऊपर चार्ज Q2 है, ठीक है। तो Q1 इंटू C1 कर दो, Q1 इंटू C1, नहीं ये क्या करोगे, V इज इक्वल टू, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लो ना भाई। V इज इक्वल टू क्या होता है, Q इज इक्वल टू CV होता है ना भाई। तो V इज इक्वल टू Q1 बाई C1, Q1 बाई C1, और यही मेरा Q2 बाई C2 के बराबर होता। बोली भाई, सही लिखा है, Q1 बाई C1 इक्वल टू Q2 बाई C2 होता, सही बात है। अब जब देखो Q1 की वैल्यू जो है वो है लैम्डा 1 इंटू एल और ये है लैम्डा 2 इंटू एल, ऐसे लिख सकते हो। और C1 C2 की वैल्यू ये है भाई, तो ये पुट कर दो अब यहां पे। जब आप पुट करोगे तो ये बनेगा लैम्डा 1 अपॉन एप्सिलॉन 1 इज इक्वल टू लैम्डा 2 अपॉन एप्सिलॉन 2। यहां से आप ये लिख सकते हो ना भाई, देखो ये C1 है, इसके ऊपर चार्ज Q1 मान लो और इसके ऊपर चार्ज Q2 मान लो। Q1 की वैल्यू क्या है, Q1 की वैल्यू आएगी लैम्डा 1 इंटू एल, और Q2 की वैल्यू क्या बनेगी बताओ जरा। Q2 की वैल्यू बनेगी लैम्डा 2 इंटू एल, ये बन जाएगा Q2। और इन दोनों को अगर आप ऐड करोगे तो लैम्डा 1 इंटू एल प्लस लैम्डा 2 इंटू एल इज इक्वल टू लैम्डा इंटू एल टोटल चार्ज। एल से एल कट जाएगा, एक रिलेशन यहां से ये आ जाएगी, ठीक है, लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 इक्वल टू लैम्डा। और दूसरी रिलेशन क्या आएगी, यहां से आप पोटेंशियल निकालो और यहां से पोटेंशियल निकालो, क्योंकि पैरेलल में है तो पोटेंशियल क्या रहना चाहिए बताओ जरा। पैरेलल में है तो पोटेंशियल दोनों पे सेम पोटेंशियल आएगा, ये इक्वी पोटेंशियल है ना, इधर से इधर और इधर से इधर ये भी इक्वी पोटेंशियल है, तो इसका मतलब इनमें जो डिफरेंस आएगा पोटेंशियल का इन दोनों में वही डिफरेंस यहां पे भी आएगा। तो आपने क्या किया, पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लिया और उसको फिर बराबर कर दिया, और उससे भी आपने इनके बीच एक रिलेशन निकाल ली। यही रिलेशन पहले आ रही थी, यही रिलेशन अब भी आ रही है। तो मल्टीपल तरीके हैं आपको इसको सोल्व करने के, ठीक है। एक रिलेशन ये आ गई लैम्डा 1 लैम्डा 2 की, और एक ये रिलेशन है, यहां से लैम्डा 1 लैम्डा 2 को अलग से लैम्डा की टर्म्स में निकाल सकते हो आप। और आप देख सकते हो कि अगर टोटल लाइन चार्ज डेंसिटी आपको दे दी जाए तो उसका कितना हिस्सा इधर आएगा, कितना हिस्सा इधर आएगा, वो भी आप कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अंदर क्या आएगी वो भी आप कैलकुलेट कर सकते हो, वो भी मैंने तरीका बता दिया। तो आसान तरीका तो ये है, C1 C2 निकाल के पैरेलल में कनेक्ट करना, उससे आप इजीली सोल्व कर लोगे। बट इसके अंदर इंफॉर्मेशन थोड़ी कम है। अगर आपको पूरी इंफॉर्मेशन निकालनी है, पूरा सोल्व करना है प्रॉपर तरीके से, तो आप देखो इस तरीके से हम इसको सोल्व करेंगे और इलेक्ट्रिक फील्ड को इस तरह से हम कैलकुलेट करेंगे। मुझे उम्मीद है आपको ये समझ आया। अब इसी को मैं एक्सटेंड कर देता हूं और यहां पे मैं स्फीयर भी ले सकता हूं, ठीक है। यहां पे मैं स्फेरिकल कैपेसिटर भी ले सकता हूं, जरा देखिए कैसे। ये जो मैंने सिलेंडर लिया है, अब इसी को मैं स्फीयर का केस भी ले सकता हूं। अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई मेरे पास इस तरह का एक स्फीयर है, यहां पे इनर रेडियस a है, दो स्फेरिकल शेल है, और आउटर रेडियस जो है वो b है, ठीक है। हमने क्या किया है, हमने यहां पे इसको ऐसे डिवाइड कर दिया है, इस तरह से डिवाइड कर दिया है। मतलब नीचे वाला जो हेमिस्फीयर है उसमें एप्सिलॉन 1 है, ऊपर वाले में हेमिस्फीयर में एप्सिलॉन 2 है। आपको बताना है कि इसका कैपेसिटेंस क्या होगा, आपको इसका C की वैल्यू बतानी है, और आपको इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड भी बतानी है। अगर मैं इसके ऊपर सिग्मा कूलम पर मीटर स्क्वायर सरफेस चार्ज डेंसिटी इसके ऊपर दे दूं
पूरे के ऊपर सरफेस चार्ज डेंसिटी टोटल के ऊपर दे रखी है भाई। हालांकि वो यूनिफॉर्म नहीं होगी, ध्यान रखिएगा, इस हिस्से में अलग सरफेस चार्ज डेंसिटी होगी, इस हिस्से में अलग, बट टोटल जो चार्ज आएगा, वो जो टोटल चार्ज होगा वो होगा सिग्मा अपॉन 4 पाई ए स्क्वायर। ठीक है, ये मेरा टोटल चार्ज है जो मैंने इसके ऊपर दिया है। आपको सरफेस चार्ज डेंसिटी असल में देनी नहीं चाहिए, आपको ये जो है ये टोटल चार्ज दे रखा है। अब आपको बताना है कि इस तरफ कितना चार्ज होगा, इसका Q1, ठीक है, इसके इधर वाले हेमिस्फीयर पे क्या चार्ज होगा, आउटर हेमिस्फीयर पे क्या चार्ज होगा, अगर मैं चार्जेस टोटल चार्ज इतना अगर मैं इसके ऊपर दे दूं तो आपको बताना है कि इधर वाले पे क्या चार्ज होगा और इधर वाले पे क्या चार्ज होगा। दूसरा आपको बताना है इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी और कैपेसिटेंस क्या होगा। अगेन 3 क्वेश्चन बन गए। अब इस क्वेश्चन में भी अगर आप ध्यान से देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए, जो ये पार्टीशन किया गया है ना, जहां पे मीडिया इंटरफेस आया है, अगर मैं यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूं तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली अवे आएगी और यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली अवे आएगी। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इस मीडिया इंटरफेस के टेंजेंशियल है, टेंजेंशियल है, तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू इधर और इधर क्या रहनी चाहिए, सेम रहनी चाहिए। E1 और E2 जो है वो यहां पे भी बराबर ही आएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों में बराबर आएगी। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर होगी, इनके बीच में कोई डिस्टेंस है b माइनस ए, रेडियल डिस्टेंस कितनी है बताओ, b माइनस ए ही तो है, तो इसका मतलब इनके बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा वो क्या होगा, वो होगा E इंटू डी। डी मतलब डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स, तो डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स भी सेम है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी सेम है, तो पोटेंशियल डिफरेंस भी इन दोनों के बीच में क्या रहेगा, सेम ही रहेगा। वैसे भी पोटेंशियल डिफरेंस तो सेम ही प्लेट है, ये पूरी प्लेट एक ही है, ये पूरी प्लेट एक ही है, तो पोटेंशियल डिफरेंस तो दोनों में सेम रहना चाहिए। तो इसका मतलब आप क्या कर सकते हो, इसको भी आंसर के लिए आप ऐसे ब्रेक कर सकते हो, इसको अलग कैपेसिटेंस निकाल लो और इसका स्फेरिकल कैपेसिटर का फॉर्मूला यहां पे अलग लगा दो। ठीक है, और दोनों कैपेसिटर को पैरेलल में लगा दो। अब सवाल यह है कि स्फेरिकल कैपेसिटेंस हम निकालते कैसे हैं, स्फेरिकल कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या होती है, वो हम कैसे कैलकुलेट करें। जो पूरे स्फीयर का कैपेसिटेंस होता है उसका आधा होगा ये, तो C1 निकाल लो, ठीक है, C2 निकाल लो, और फिर C1 C2 का पैरेलल, मतलब C1 C2 को जोड़ दो, फिर पैरेलल कनेक्शन कर दो, उससे C1 प्लस C2 हो जाएगा। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आप निकाल सकते हो। प्रॉब्लम यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने पे आएगी कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है पूरे जोन में बराबर होगी हर जगह पे। ठीक है, अब आपका होमवर्क है कि आप इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड बताइए कि कितनी होगी। ठीक है, अगले एपिसोड में जब आपसे मुलाकात होगी तो मैं इस प्रॉब्लम को सोल्व करूंगा। ठीक है, उसमें हम यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी निकालेंगे, यहाँ पे चार्ज भी देखेंगे, अगर टोटल चार्ज ये दे दिया है तो कितना चार्ज इधर है और कितना चार्ज इधर है, दोनों निकालेंगे। ठीक है, दोनों चार्जेस को भी निकालेंगे, दूसरा आपका इसका कैपेसिटेंस भी निकालेंगे। तब तक आप जरा सोल्व करके रखिए, ये आपका होमवर्क है। सेम बिल्कुल पैरेलल, जो पिछला वाला जो क्वेश्चन किया था उसी के पैरेलल है ये प्रॉब्लम, बस फॉर्मूला बदल जाएगा। वहां पे जो आप गॉस लॉ में इलेक्ट्रिक फील्ड को जो आप लिख रहे थे वो अब यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट आएगा। ठीक है, इवन गॉस लॉ लगा सकते हो आप, जरा देखिए गॉस लॉ कैसे लगाओगे। क्लोज्ड इंटीग्रल d डॉट ds इज इक्वल टू q एनक्लोज्ड, और q एनक्लोज्ड में टोटल चार्ज एनक्लोज्ड है। ठीक है, टोटल चार्ज एनक्लोज्ड है इसके ऊपर, और टोटल चार्ज एनक्लोज्ड ये दे रखा है आपको लेकिन d जो है वो अलग अलग है, इस जोन में d अलग है, इस जोन में d अलग है, तो उसको आप इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में लिख लोगे भाई। ठीक है, जैसा आपने पिछले क्वेश्चन में किया था बिल्कुल वैसा ही करना है डिट्टो, तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड यहां से निकाल सकते हो। ठीक है, तो आप जरा निकाल के देखिए और इसको बताइए कि क्या अंदर की इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, कैपेसिटेंस क्या होगा, चार्जेस क्या होंगे। ठीक है, अगले एपिसोड में मैं इसको सोल्व करूंगा। आज के लिए इतना ही करते हैं दोस्तों, नेक्स्ट एपिसोड में फिर से आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, नेक्स्ट टाइम मिलेंगे। थैंक यू।